7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. लेकिन आपके सामने अभी हम पेश करेंगे कि किस तरह India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. He's a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद। इसका जो हैंडलर है कोड नेम सिकंदर, ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर। मैं आपको उनके एक टेरर नेटवर्क का इररिफ्यूटेबल एविडेंस रख रहा हूं कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है इंडियन की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और जेसीयूस। ये हैं वो चार कैरेक्टर। जब उसका फोरेंसिक किया गया, द मेन हैंडलर जो ऊपर सेल को इसके हैंडल कर रहा है, दिस इज ए सर्विंग मेजर संदीप वर्मा, जो कि समीर के नाम से भी आपको लोग पहचानता है। इसके साथ सूबेदार सखवंदर है। जब मेजर संदीप ऑफ द इंडियन आर्मी ने दहशतगर्द मजीद को हायर किया, तो जस्ट लिसन टू दिस ऑडियो कॉल। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली, तो हम लंबा चलेंगे। This is what you call an irrefutable evidence of state sponsored cross border terrorism जो इंडिया कर रहा है। अब ये इंडियन हैंडलर उसकी ट्रेनिंग कर रहा है, उसे वीडियो भेज के कि ये आईडी आपने इस्तेमाल कैसे किया, ये आपको इस हालत में मिलेगा। और ये कौन है? ये रॉ नहीं है जेंटलमैन, दिस इज इंडियन आर्मी। लुक एट द प्रोफेशनलिज्म एंड कंडक्ट ऑफ दिस आर्मी। भाई, जो काम पाकिस्तान की पूरी कैबिनेट, हिंदुस्तान की पूरी कैबिनेट और हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने कर सकी, वो आज इस वक्त DGI ने किया। उन्होंने नाकाबिल तरदीद शवाहिद पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिए। सिर्फ अभी एक वाक़े को लेकर, ये टोटल एविडेंस नहीं है, ये टोटल शवाहिद नहीं है। जो हिंदुस्तान जिस तरह लाहौर से लेकर बलूचिस्तान तक, वो मेजर खुद बता रहा है हिंदुस्तान का दहशतगर्दी मुलविस है, उसका सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग का भी छोटा टिप है ये। लेकिन ये वो शवाहिद हैं जो हिंदुस्तान, अब ये वाक़या 25 तारीख का है जब इस बंदे अब्दुल मजीद को जेहलम के बस स्टॉप से पकड़ा गया। विद इन 4 डेज़ पाकिस्तान की ISI, विद इन 4 डेज़ पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज, विद इन 4 डेज़ पाकिस्तान के ISPR ने ला के मुंह पे रखा हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के ये नाकाबिल तरदीद शवाहिद, जिसमें बताया गया कि बेसिकली हिंदुस्तान किस तरह लाहौर से लेकर बलूचिस्तान तक ट्रेनिंग दे रहा है टेररिस्ट को, पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तानी बिकने को तैयार है, अपने आप को बेचने को तैयार है दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। और हॉरिबल एविडेंस है, अगर आप ये पूरी प्रेस को सुनियो, जिसके अंदर यहाँ तक बताया जा रहा है जब वो डिस्कशन हो रही है अब्दुल मजीद की और हिंदुस्तानी फ़ौज के मेजर की, जिसमें वो बता रहा है कि कोई ऐसे अड्डे या कोई ऐसे टारगेट चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा लोग हों, मार्केट प्लेस हो, आम सिविलियंस हों, ताकि ज़्यादा कैजुअल्टीज हो, ज़्यादा बड़ी खबर बने। ये हिंदुस्तान का वो डाक चेहरा। पहलगाम के वाक़े को हुए 5-6 दिन हो चुके, अब तक इंडिया की कोई आर्म फोर्सेस का तर्जमान, इंडिया का कोई मिनिस्टर, इंडिया का कोई फौजी तर्जमान इसका 1% भी एविडेंस दे सका कि पाकिस्तान इस पहलगाम के वाक़े के अंदर जो काबिल मज़म्मत है उसमें मुलविस है। हमने 24 अप्रैल को बंदा पकड़कर आज DGI ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की बेसिस पे ISI की मदद से जो जितना एविडेंस इकट्ठा किया वो ला के सारी दुनिया के सामने रख दिया। ऑब्वियसली पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान की फोर्सेस जो है एक बड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर है और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को देखती हैं और परखती हैं और उसको डोमिनेटिंग वे में देखती है। मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान की जो एक्चुअल कमांड है स्ट्रेटेजिकली, वो है जनरल आसिम मुनीर के हाथ में। मेरी जो लास्ट मुलाकात हुई जनरल बाजवा से, जब वो आर्मी चीफ थे, कुछ 26 नवंबर का वाक़या, 25 नवंबर का, जब वो आर्मी हाउस छोड़ रहे थे, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब मैंने उनसे आसिम मुनीर साहब के मुतालिक पूछा और इंडिया के हवाले से, तो उन्होंने आसिम मुनीर के मुतालिक क्या बताया, जनरल आसिम मुनीर साहब के मुतालिक, ये मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम में आगे चल के। और हिंदुस्तान को एग्जैक्टली पता है कि उसका वास्ता ना शहबाज शरीफ साहब से है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसका वास्ता ना इमरान खान साहब से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हिंदुस्तान का वास्ता ना नवाज शरीफ साहब से, उसका वास्ता जनरल आसिम मुनीर से है, जिनकी इंडिया पॉलिसी जो है वो बिल्कुल क्लियर है और वो आज की नहीं है, कब की है। और ये 2 कौमी नज़रिए पे जो उन्होंने बड़ी स्ट्रेटेजिक स्पीच की, ये जानबूझ के स्पीच की थी और इसका मतलब ही ये था कि वही कुछ करना जो हिंदुस्तान में इस वक्त हुआ है। हिंदुस्तान में इस वक्त आग लगी हुई है, एक पहलगाम को लेकर, एक आर्मी चीफ के 2 कौमी नज़रिए वाली स्पीच को लेकर जो मीडिया रो रहा है वो मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन और बहुत से कुछ एलिमेंट्स भी हैं जो पाकिस्तान की तरफ से जिस पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए था वो नहीं हुआ और उम्मीद है कि आइंदा होगा। ख्वाह वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट जिसको फिर इंडिया ने प्रीटेक्स्ट यूज़ किया UN के लिए, या वो पाकिस्तान की एक्टिव सिविलियन लीडरशिप हो जो हमें लीड करती हुई नजर आया। मोदी ने बहार के अंदर जलसे से खिताब करते हुए ये नारा लगाया कि जी मैं तो आखिरी लम्हे उस तक जाऊँगा। अब इंडिया का मसला ये है कि नरेंद्र मोदी जो है उसने यूज़ किया हमेशा हिंदुस्तान के सेंटीमेंट को,
कश्मीरियों की लाशों को, कश्मीरियों की जानों को अपने इलेक्शन जीतने के लिए। अब वो बिहार पहुंचा हुआ है, उसके बाद आगे उसने बंगाल चले जाना है, या हर 6 महीने बाद इंडिया में इलेक्शन हो रहा है। उस इलेक्शन के चक्कर में कभी वो पुलवामा करवा देते हैं, कभी वो उड़ी करवा देते हैं, कभी पठानकोट करवा देंगे, कभी अपनी पार्लियामेंट में हमला करवा देंगे, कभी ये काम करा देंगे। एविडेंस उन्होंने आज तक नहीं दिया। हम इंतजार कर रहे हैं जो एविडेंस आज अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान दे चुके। सेनेटर फैसल वाउडा, आबिद शेर अली, इरशाद भट्टी वैसा मौजूद। सबसे पहले भट्टी साहब, सर योर टेक ऑन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाईजान, इसके अगर आसान और मुख्तसर करके नरेंद्र मोदी साहब को, भारत को और भारतीय सरकार को कहा जाए तो उसका मुख्तसर करके ये जवाब है कि ये होते हैं सबूत। इनको कहते हैं सबूत, और इनको कहते हैं नाकाबिले तरदीद सबूत। यानी 7 दिन गुजर गए, 7 दिन तकरीबन गुजर गए, हमने पहलगाम पे अभी तक कोई एक सबूत भी नहीं दिया। हमने न्यूट्रल फोरम पर पहलगाम मामले पर भी तहकीकात का मुतालबा किया या ऑफ़र की कि आप तहकीकात करवा लें, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन हाँ, हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क को सलाम, हमारी पाक फ़ौज को सलाम, और कि उन्होंने ये आज देखें, दहशतगर्द मजीद, इसका हैंडलर सूबेदार सिकंदर, इस दहशतगर्दी नेटवर्क का इंचार्ज मेजर संदीप वर्मा, और फिर बाग में फ़ौजी जीप पर जो हमला हुआ, जलालपुर जट्टा में फ़ौजी कानवाई पे जो हमला हुआ, किस तरह पैसे आते रहे यहाँ, किस तरह धमाका खेज मवाद मिलता रहा यहाँ, किस तरह यहाँ दहशतगर्द को वहाँ से हिदायत मिलती रही, तमाम सबूत, ऑडियोज, बैंक ट्रांजैक्शन, ये होते हैं सबूत। बेसरोपा इल्जामात लगाना, झूठी दास्तानें घड़ना और पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी करवाना। तो आप कह रहे हैं एक्सपोज हो गया आज, बिल्कुल ठीक है। बलूचिस्तान में, बजरिया अफगानिस्तान, इसमें केपी में 2 बातें भाईजान। एक, कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा जो आपकी बात है कि भारतीय मीडिया में देख रहा था, उस पर जनरल आसिम मुनीर साहब की जो 2 कौमी नजरिए वाली तकरीर पर भी आग लगी हुई थी, और भारतीय जर्नलिस्ट कह रहे थे कि इस मरतबा जन बाजवा नहीं है, जन आसिम मुनीर है, एहतियात करें। दूसरी बात भाईजान, हमें आज यानी जो दहशतगर्द, सबसे बड़ा दहशतगर्द है भारत, वो हम पे दहशतगर्दी के इल्जामात लगा रहा है। हमें आज कलभूषण के जो जितने भी इंटरव्यूज हैं वो दोबारा से चलाने चाहिए। भारतीय वजीर जिसने कहा था, फख्र महसूस किया था कि पाकिस्तान में हमने 20 टारगेटेड किलिंग की है, उसका इंटरव्यू चलाना चाहिए। कैनेडियन साबिक वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की गुफ्तगू चलानी चाहिए भारत पर। अमेरिका, बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार, कहाँ है जहाँ भारत ने दहशतगर्दी नहीं की। और अजीत डोल साहब के पुराने इंटरव्यूज हमें चलाने चाहिए। आज वैसे जितने पाकिस्तानी मीडिया में वो मुंह बोलते हैं, और जितने पाकिस्तानी मीडिया में और एनजीओ में बैठे हुए प्रो बलोचिस्तान मिसिंग पर्संस के जो है ना हमदर्द, उनके लिए भी आज शर्म का मुकाम है। देखें कि हिंदुस्तान का प्लान क्या है। बेसिकली लाहौर से बलोचिस्तान उन्होंने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है, और हम उनके नेटवर्क के ऊपर कभी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, कभी किसी रंग के बलोच के ऊपर, किसी महारंग के ऊपर अपने आप को प्ले आउट कर रहे हैं। हालांकि बलोचिस्तान हमारे भाई हैं, और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि बलोचिस्तान में स्टेबिलिटी हो, वो हमारे साथ रहे एक मजबूत कंट्री की तरह। फैसल वाउडा साहब, योर टेक, सिविल लीडरशिप जो भी हो, सवाल मेरा ये है, ख्वाह वो शहबाज साहब हैं या इमरान साहब होते या कोई होते, जब तक पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो हैं वो ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को देख रही हैं, तो हमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बता रही है आपको सर वाडा साहब? बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। मेरे ख्याल से आपने एज ऑलवेज हमेशा से जो इंट्रोडक्शन है उसी में चीज़ें समअप कर दी हैं। देखिए, चाहे कोई भी सिविलियन लीडरशिप हो, जहाँ तक सेफ्टी और सिक्योरिटी की, बॉर्डर्स की, विद इन और आउटसाइड जब भी बात हुई है, तो पाकिस्तान फ़ौज ने हमारा दफा भी किया है, हम उसको लबैक भी कहते हैं, और पूरी कौम उस पर साथ खड़ी हुई है। और इस बार तो आपने ऑप्टिक्स वाइज भी देख लिया। इसी तरह मीडिया और सारे एंकर्स, आप सबका जितना खराज तहसीन आप लोगों को पेश किया जाए, तमाम एनालिस्ट जो हैं, और जितनी आपको मुबारकबाद दी जाए कि आप लोगों ने एक फ़ौजी वे में दिफा किया अपने मुल्क का, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। नंबर 3 ये है कि देखिए, आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर साहब, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि काबिल चीफ़ हैं। चीफ अच्छे आते हैं, एजुकेटेड आते हैं, ट्रेंड आते हैं, लेकिन काबिल चीफ आपको काबिलियत हर इदारे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर, इंक्लूडिंग मीडिया, कोर्ट्स, आर्मी, सब जगह किस्मत से मिलता है। 10, 15, 20 साल के गैप में एक काबिल आदमी आता है। तो आर्मी चीफ जो है हमें आसिम मुनीर साहब, वो हमें एक काबिल चीफ मिले। काबिलियत मैं आपको बता दूँ किस तरीके से, पहली स्ट्रैटेजी के अंदर उन्होंने
जो इकनॉमिकली हिट किया, गोला बारूद नहीं की, कोई तड़ी नहीं दी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इकनॉमिकली हिट किया, उनकी ट्रेड को सफ़र करवा कर 1.21 बिलियन का नुकसान शुरू कर दिया, एयर स्पेस बंद करके उनको मज़ीद नुकसान पड़ा दिया, जिसकी तकलीफ बहुत है। प्लस एक्सपोज कर दिया, हमारे मीडिया ने किया, हमारे सिविलियंस ने किया, हमारे डेमोक्रेट्स ने किया। तो इसमें एक चीज़ की बड़ी क्लैरिटी कि एक आदमी है जो इक्विप्ड है अभी आर्मी चीफ, जो कॉन्फिडेंट हैं, जो परसिस्टेंट हैं, जो कंसिस्टेंट हैं, जो वेल ट्रेंड हैं, जो वेल प्लान्ड हैं, जो एग्जीक्यूटर है, जो फोर्स के साथ लेके चल रहे हैं और एम्बिशियस टूवर्ड्स पाकिस्तान हैं, वॉरियर हैं। तो हमें डर किस चीज़ का, वाई एंड व्हाट टू वरी अबाउट। तो ये तो हमारी क्लैरिटी है। यही अननर्व कर रहा है, इनसिक्योर कर रहा है इंडिया को कि उनकी फ़ौज के साथ क्या हो रहा है। देखिए, कभी उनकी एयरफोर्स बम गिरा देती है सिविलियंस के ऊपर बाय मिस्टेक, कभी उनकी ब्लंडर्स निकल आते हैं, कभी वो उनका आज जैसे लेफ्टिनेंट जनरल है कुमार साहब, उन्होंने बता दिया है कि जी हमारे अंदर से हुआ है। ये सब बुखलाहट हो रही है, ये सब बुखलाहट है क्योंकि ये सारे ट्रैप हो चुके हैं इंडियन, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। पूरा वेस्ट जो है या पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है या हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो चीफ के साथ खड़ी हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पॉलिसी के साथ खड़ी है, टेररिज्म के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं। और आज जो DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखिए DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बहुत सारी पहले भी देखी है। आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? उसमें उन्होंने एजुकेट किया, इंटरनेशनली एक्सपोज किया स्टेप बाय स्टेप शवाहिद के ज़रिए, और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों के अंदर जो खून उतरा हुआ है पाकिस्तान के लिए, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। वो आपको बताता है कि आर्मी चीफ के साथ साथ पूरी टीम एफर्ट कर रही है। तो ये बड़ा खुशाइन और बड़ा जबरदस्त मौका है और हम सब यकजहता हैं। और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की हिंदुस्तान की फौज के हवाले से, मैं आपको बताता जो फैक्चुअल बातें कुछ। कल 25 और 26 अप्रैल की रात को मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज जो है उनके अपने आपस में 2 यूनिट्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हो गया। मतलब अजीब कन्फ्यूजन और डिप्रेशन वहाँ पाई जा रही है, जिसके नतीजे में 5 सिख फौजी हलाक हुए। ये वाकया चापाला ब्रिज बारहोमला सेक्टर में पेश आया। ये जो ऑपरेशन नाकाम हुआ है फॉल्स फ्लैग पहलगाम का, इसके बाद भारतीय फौज के नॉर्दर्न कमांडर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्राणिक शर्मा, इनको नया बना दिया गया, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल कुमार जो है उसको फारिग कर दिया गया। इसी तरह पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा जिस ऑफिसर ने फोड़ा वो लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार, वही इनको जो है इतलात के मुताबिक गिरफ्तार करके अब इनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। ये पोजीशन इस वक्त हिंदुस्तान में हुई भी है और हिंदुस्तान का मीडिया भी जो है उसके मुताबिक मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन आबिश अली साहब, सर, योर टेक ऑन टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय द DGISPR। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। देखें, हमारी पूरी कौम को अपनी आर्म फोर्सेस पे फ़ख्र है और आज पाकिस्तान के लोग जो भी सुख की नींद सोते हैं उनकी बदौलत, उनकी शहादतों की बदौलत, उनकी जवां मर्दी की बदौलत सोते हैं। जो पहलगाम की गलती इंडिया ने दोहराई और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान में के ऊपर ठोंसा, उसका जवाब आज DGISPR ने एक पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी की। पूरी मैंने 1971 में जंग में देखते थे कि लोग अपनी पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाते थे, सुना करते थे हम भी। तो आज हमने अपनी आंखों से पाकिस्तानी कौम को अपने सिपा सलार के लिए, अपनी आर्म फोर्सेस के लिए सड़कों पे लोगों के पाकिस्तान का झंडा, ना किसी जमात का झंडा, माजी में ये होता रहा शायद भाई, सिर्फ पाकिस्तान का झंडा। ये पाकिस्तान की बात थी, पाकिस्तान का झंडा हर शख्स ने उठाया। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये साबित किया कि माजी में भी इंडिया ने गलतियां दोहराई और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम ठोंसा, लेकिन अल्लाह ने इस मरतबा आप देखें जो हमारी आर्म फोर्सेस से लेकर ग्रास रूट लेवल तक आवाम का एक जज्बा देखें, आप पूरे जज्बे के साथ वो 71 वाला जज्बा, पुराना जज्बा लोगों में आज फिर उभर आया। लोग अपनी मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और भारत को भी ललकारते हैं कि हम अपनी जानें फ़िदा कर देंगे अगर हमारी पाक से ज़मीन की तरफ कोई भी आँच आई, जब किसी किस्म की भी आपने एग्रेशन की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये आज तमाम अहाता किया उन सबूतों के साथ, उन शवाहिद के साथ, जिसको पिछले कोई 6-7 दिनों से इंडियन मीडिया के ऊपर प्रोपेगेट किया जा रहा है। तो मैं पाकिस्तान के मीडिया को भी शाहिद साहब सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने भी पूरी जंग लड़ी अपनी आर्म फोर्सेस के शाना बशाना, आवाम को भी
तमाम सिविल सोसाइटी को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो अपने शाना बशाना खड़े। तो ये होती है यूनिटी। भारत में मैं भी मीडिया देखता हूँ कि उनके लोग जो कहते हैं अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, जो उनका भांडा फोड़ा उन्होंने कि ये इन्होंने खुद ही किया अपने इलेक्शंस के लिए और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम थोपा, तो ये कोई माजी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला सर आपका पॉइंट आ गया, सिविल सोसाइटी ठीक। अब हिंदुस्तानी मीडिया सर आपका पॉइंट आ गया, इसके साथ खड़ी है और इंडिया के खिलाफ खड़ी है। बिल्कुल। मुझे एक चीज़ का जवाब देना है, हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर इस वक्त नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है और ये रिपोर्ट हुई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून से, जहाँ पर ये खबर आई कि नवाज शरीफ साहब ने एडवाइस किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को जाती उमरा में बुलाकर। मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूँ। अकॉर्डिंग टू PMLN सोर्स, नवाज शरीफ वांट्स हिज गवर्नमेंट टू यूटिलाइज ऑल अवेलेबल डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज टू रिस्टोर पीस between the two nuclear armed states. Nawaz Sharif states that Nawaz Sharif was not keen on taking an aggressive position. इस बात को लेकर अब पता नहीं नवाज शरीफ साहब ने बात किस पैराए में की, किस पैराए में नहीं की, लेकिन बहरहाल ये रिपोर्ट हुई, इसकी तरदीद भी कोई नहीं है। इस बात को लेकर, ये कल की खबर है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, हिंदुस्तान के अंदर एक प्रोपेगेंडे का महाज शुरू हो गया पाकिस्तान के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना वीक हो गया है कि जी एक्स प्राइम मिनिस्टर ने छोटे भाई को बुला के तरले मिनते किए हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो अग्रेसिव ना हो हिंदुस्तान के साथ, उसे अड्डा ना ले। मैं आपको जरा क्लिप सुनवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जनरल बाजवा ने मुझे आसिफ मुनीर के मतलब क्या बताया था। सुनवाएं जरा जो क्लिप है एंकर का, जो बता रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के बयान को उन्होंने किस तरह पेश किया है, हिंदुस्तान का मीडिया किस तरह पेश कर रहा है उसको। और वो जनरल बख्शी बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के जो पुराने जख्म है कारगिल को लेकर, उसके ऊपर बयानात से शुरू किया उसने। अब आप जरा उसका भी सुनवा दें वो क्या फरमा रहा है। तो भाई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हिंदुस्तानी मीडिया को, नवाज शरीफ साहब ने कुछ कहा या नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ सुना या नहीं सुना। मुझे जब आर्मी चीफ तैनात ये हो चुके थे लेकिन अभी छड़ी वाली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई थी, तो मैंने जनरल बाजवा से पूछा कि हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे। तो मुझे जनरल बाजवा ने जनरल आसिफ मुनीर के मुतालिक बताया, जो जिन्होंने चार्ज संभालना था। उन्होंने कहा कि भाई उनकी बड़ी इंडिया सेंट्रिक अप्रोच है। तो मैंने उनसे पूछा इंडिया सेंट्रिक से आपकी सर क्या मुराद है। उन्होंने कहा कि वो इंडिया को लेकर पाकिस्तान का जो एक ट्रेडिशनल स्टैंड है, जो कि कश्मीर का मामला हो या दो कौमी नजरिए का, उसके ऊपर वो बिल्कुल फर्म राइट विंग पे खड़े होते हैं और वो हिंदुस्तान को 1% का लिवरेज देने को, ये मुझे उन्होंने आर्मी चीफ बनने से पहले जनरल बाजवा ने बताया था। और इंडिया को एग्जैक्टली ये पता है कि वो इसलिए ज़्यादा तपते हैं इंडिया वाले कि जी वो जो कह रहे हैं पपेट प्राइम मिनिस्टर वगैरह, वो जो कुछ भी कहते रहे, उनको ये पता है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इससे भी ज़्यादा अगर क्रेडिबल हो या नॉट, डजंट मैटर। इस वक्त जो आर्मी चीफ है उसकी एक इंडिया सेंट्रिक व्यू है। वो जानता है कि उसने ट्रेड नहीं शुरू करनी इंडिया के साथ, सपोर्ट करना जिसके अंदर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को साइड पर रख के सिर्फ हिंदुस्तान के साथ गुडी गुडी खेला जाए। वो ये जानता है आर्मी चीफ के हिंदुस्तान के साथ फिल्में इसलिए नहीं हमने खोल देने कि जनाब ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं, चाहे कश्मीर के ऊपर हमारा स्टैंड जो है वो उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ये एग्जैक्टली इंडिया जानता है। इसलिए इसी प्रोग्राम के अंदर जो सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई हुई है हिंदुस्तान को, उसका सारा मीडिया एको कर रहा है, वो दो कौमी नज़रिए वाली स्पीच है। और उसके ऊपर जनरल साहब हिंदुस्तान के क्या फरमा रहे हैं आर्मी चीफ के उसके दो कौमी नजरिए के लेके, जरा वो भी सुनवा दें। ये बेसिकली प्रॉब्लम। फैसल वाटर साहब, योर टेक ऑन इट। ये जिस तरह खबर को मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको लगता है कि यहां पर अगर सिविल लीडरशिप में नवाज शरीफ साहब होते या कोई और होता तो पोजीशन डिफरेंट होती, या आपको लगता है कि जनरल आसिफ मुनीर आर्मी चीफ है तो डजंट मैटर जो भी प्राइम मिनिस्टर हो? देखिए कामरान शाह साहब, अगर ऑनेस्ट मुझसे बात करेंगे तो इट डजेंट मैटर कि वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे इमरान खान साहब हो या कोई भी हो, क्योंकि जो कमांड सेफ्टी और सिक्योरिटी की है वो तो वैसी फ़ौज के ज़िम्मे है और प्लस एक काबिल चीफ के हाथ में आ गई। और एक काबिल चीफ अपनी काबिलियत से यहाँ प्रूव नहीं कर रहे, वो इकनॉमिक फ्रंट में भी कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक फ्रंट पे भी कर रहे हैं। जिस तरह उनको मार्शल लॉ मिला था, जैसे उन्होंने कमांड संभाली थी, आपको याद होगा, उन्होंने वो अवेल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो भी लंगड़ी रूली जमहूरियत है उसका फुकदान होने दिया। ठीक है, हैविंग सेड दैट एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आनी चाहिए थी, क्योंकि अभी मैं पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता, कोई किसी के साथ मुखालफत करना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान फर्स्ट। लेकिन अगर आप मुझे पॉइंट आउट करें तो देखें, अगर ये स्टेटमेंट बहुत अग्रेसिव, बहुत कड़क होती तो ज़्यादा बेहतर होता, सेंसिबल होती और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होती। क्योंकि आपने मौका दे दिया इंडिया को उसको स्पिन करके, उसको उस वेनम को यूज़ करने का, और वो भी 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर के नाम से, मियां नवाज शरीफ साहब के नाम से। तो मैं समझता हूँ इस पर एहतियात बरतनी चाहिए थी, क्योंकि मैं सियासत करूँगा पाकिस्तान के मुद्दे से, जब ये इशू हट जाएगा
तब हम खुल के सियासत करेंगे, अग्री टू डिसएग्री भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे। लेकिन आज के दिन मैं समझता हूं कि वी ऑल हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिबल एंड रिस्पांसिबल व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट इंडिया। बिल्कुल सही। आबिद भाई, मुझे तो लगता है इसको ट्विस्ट किया गया स्टेटमेंट को। ऑब्वियसली शायद एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पता नहीं किस तरह इसको रिपोर्ट किया, लेकिन हिंदुस्तान में ट्विस्ट किया गया। आपके ख्याल में इस वक्त नवाज शरीफ साहब जैसा बड़ा लीडर जो है, उनकी तरफ से कोई बहुत बड़ा बयान स्टेटमेंट हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं आ रही? मैं ये नहीं कह रहा कि वो देना नहीं चाहते, लेकिन आपको लगता नहीं उनको भी बाहर आकर बात करनी चाहिए? देखें जी, पूरी शायद भाई मैं पहले तो एक आपको ये कैटेगोरिकली क्लियर करता जाऊं। हमने दो महाजों पे जंग लड़नी है। एक डिप्लोमेटिकली जो हमने दुनिया को बताना है, इंडिया के चेहरे को एक्सपोज करना है, और एक हमारी जो इंटरनल स्ट्रेटजी है, एक्सटर्नल स्ट्रेटजी है, और ज़ाहिर है वो आर्म फोर्सेस की होती है, और ज़ाहिर है मुल्क का दफा उनके हाथों में है, और अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हाथों में, महफूज हाथों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल। और ये नहीं सोचना चाहिए इस वक्त सिविल और आर्म फोर्सेस की जो लीडरशिप है वो एक पेज के ऊपर है। ज़ाहिर है दुनिया में भी हमने इंडिया के भयानक चेहरे को, उनकी चीज़ों को एक्सपोज करना है। तो ये दो रुखी जंग हम लड़ रहे हैं। तो ये इस तरह ट्विस्ट करना कि नवाज शरीफ ने उस बुज़दिल जो फौज इंडिया की है, उसका बुज़दिल जो जर्नैल बैठा भी आपने गदा सा दिखाया, उनकी क्या हैसियत है? वो ज़ाहिर है चीज़ों को ट्विस्ट करेंगे। ये मीडिया वॉर है, ये चीज़ों को ट्विस्ट करना है, ये लोगों के ज़हन को बदलना है। तो मैं आपको एक जिम्मेदारी से कहता हूँ, ज़ाहिर है हमें दुनिया को भी इंडिया के चेहरे को एक्सपोज करना है। अभिनंदन के वाक़यात भी हमारे सामने हैं, इंडिया को वो मैसेज दिया, आपने उसको वापस जाने दिया। जो भी आपने एक कुलभूषण यादव का भी उनको एपिसोड याद होना चाहिए। पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से हमारी जो न्यूक्लियर स्टेट है वो महफूज हाथों में है। और मैं आपको ये PMLN का आज आप मरियम नवाज़ की भी वो स्पीच मैंने भी सुनी, आपने भी शायद सुनी होगी, तो बड़ा क्लियर स्टैंड था उनका भी। उन्होंने भी ये जो आप फैसल वाडा साहब के ख्यालात हैं, इरशाद भट्टी साहब के ख्यालात हैं, मेरे ख्यालात हैं, आपके जज्बात हैं, वो सारी कौम एक पेज पे खड़ी हो सकती है। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क के लीडरान अपनी, तो मुल्क के लीडर होते हैं, उनको दो जगहों पे जंग करनी है, एक मैदान में करनी है, एक दुनिया के सामने इंडिया का चेहरा पेश करना है। तो नवाज शरीफ साहब का जो बयान को ट्विस्ट किया जा रहा है, तो वो उनको जरूर कहा होगा। अच्छा जी, हमने यहाँ से मैसेज दे दिया जो पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये पॉइंट आ गया आबिद भाई, आपका पॉइंट आ गया। ये भट्टी साहब, योर टेक ऑन द सिचुएशन इस वक्त। देखें, एक तो ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान की बड़ी लीडरशिप भी आगे बढ़कर इस सारे मामले के ऊपर अपनी राय दे, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी अपनी राय दे सकते हैं। और दूसरा, तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि हमारे लीडर जो है उससे आप 5 मिनट की स्पीच करवा दें तो बड़ा तकवीत मिलेगी। व्हाट्स योर टेक सर इस वक्त पॉलिटिकली अगर देखा जाए मामला को? पहली बात तो ये मेरे भाई के इंडिया की बुखलाहट देखें, इंडिया का लॉजिकल यानी कितने दिफाई पोजीशन पे चला गया है। एक तो पहले दिन ही आर्मी चीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद से लेकर आज तक इंडिया अभी तक दिफाई पोजीशन पे है। और कि उसके खा वो पॉलिटिकल हो, खा वो अभी तक डिप्लोमेसी हो, खा वो मीडिया की वॉर हो, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उनका तो हाल ये है कि उन्होंने 16-17 यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए हमारे, और वो बंद करके तो बैठे। आपका भी बंद कर दिया मैंने सुना है। दूसरी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी, मैं तो इस पे शुक्रिया अदा करता हूं। बड़ा मिलियंस का बिजनेस लॉस होगा आपका। एजाज की बात है। एजाज तो है वैसे। नहीं, जहन्नम में जाए मेरे भाई, जहन्नम में जाए बिजनेस। मेरी जान भी हाजिर पाकिस्तान और पाक फौज के लिए। क्या फर्क पड़ता है बिजनेस, ये कोई मैटर ही नहीं करता। सही है। और पहली बात, दूसरी बात मेरे भाई के ये जो हमारे झगड़े हैं, यानी हम अपने जब सियासत पे बात करेंगे तो हम फॉर्म 47, फॉर्म 45 की बात करेंगे, लेकिन जब इंडिया का मामला होगा, शहबाज शरीफ हमारे वजीर आज़म है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे तमाम इख्तलाफात उस वक्त ख़त्म हो जाते हैं। तीसरी बात कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त बाहर है। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वजीर आज़म हैं। नवाज शरीफ साहब, मैं अक्सर कहता हूं कि मुझे और बड़े एतराज़ात हैं, लेकिन जब वतन का मामला हो तो आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ,
इमरान खान या फैसल वाडा या कामरान शाहिद या आबिद शेर अली मुझसे ज़्यादा मुहिब वतन है। लेकिन इस मामले और नवाज शरीफ साहब ने जो एक स्टेटमेंट दी है कि हमें पीस की तरफ जाना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन मुझे ये ज़रूर है इस मौके पे कि नवाज शरीफ साहब को लीड करना चाहिए था, बाहर निकलना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, मीडिया टॉक करनी चाहिए थी, लोगों से मिलना चाहिए था, पार्टी को फाल करना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था और कहना यह भी चाहिए था कि हाँ पीस भी होगा, मगर जब पीस के लिए नहीं आगे बढ़ोगे तो फिर दूसरा मामला भी है, चाय के साथ समोसे और पकौड़े भी मिलेंगे इस बार। तो नवाज शरीफ साहब जो 3 दफा के वजीर आजम हैं, जो इंडिया को जानते हैं और जिनको इंडिया भी जानता है, और जो इस वक्त इमरान खान साहब को तो छोड़े ना, वो तो जेल में है, वो तो एक सेपरेट रह गया, शहबाज शरीफ साहब को भी छोड़ दे, इस वक्त सीनियर तो नवाज शरीफ साहब हैं, तो उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए था। मरियम नवाज साहबा उनकी जगह नहीं ले सकती या शहबाज शरीफ साहब उनकी जगह नहीं ले सकते। इस वक्त पाकिस्तान का मामला है, उनको आगे बढ़कर फ्रंट से लीड करना चाहिए था और अभी भी कोई वक्त गया नहीं है। ये आके ब्रेक के बाद पूछते हैं फैसल वाडा आबिद शेर अली साहब से कि नवाज शरीफ साहब फ्रंट से लीड करें इस अहम मौके पे, और वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हिंदुस्तान को डील करने का उनका बड़ा ट्रेडिशनल बड़ा वसी तजर्बा है, तो क्या होगा? मैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको ये बताऊंगा कि हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि भारत पाकिस्तान पर इस वक्त हमला नहीं कर सकता, और उन्होंने जो वजूहात बयान की हैं वो बड़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। मैं आपको आके उनकी ज़बानी सुनाऊंगा एक ब्रेक के बाद। इस वक्त पाकिस्तान इंडिया जो है वो ब्रिंक ऑफ वॉर के ऊपर है। हिंदुस्तान जो है वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस भी अलर्ट है। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें उन्होंने शवाहिद पेश किए, हिंदुस्तान की रॉ की बात की और हिंदुस्तान की बावर्दी आर्म्ड फोर्सेज जो है पाकिस्तान में लाहौर से बलूचिस्तान तक जिस तरह टेररिज्म मुलविस है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान प्रोबेबिलिटी क्या है हमले की और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस की, मैं सुनाऊंगा आपको इंडिया वाले क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले भट्टी साहब ने एक इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े लीडर हैं और लोग चाहते हैं, उनको ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या अभी भी एक्सपेक्ट करें कि बाहर निकले, लीडरशिप का रोल प्ले करें। वुड यू एग्री आबिद शेर अली साहब, नवाज शरीफ साहब को बड़ी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए, आके लीड करना चाहिए, अवाम में वलवला डालना चाहिए? चले इमरान तो जेल में है, अब तो बड़े लीडर नवाज शरीफ साहब हैं जो बाहर हैं। देखें, कामरान शाहिद साहब वो वतन से बाहर थे जब ये मामला हुआ, वो अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके फिलफौर वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। उन्होंने सिक्योरिटी ज़ाहिर है तमाम जो सिक्योरिटी हालो हवाल हैं उन्होंने पूरे जांचे होंगे और उसका उनकी हिकमत अमली है और वो आवाम के सामने हमेशा उन्होंने आवाम को फ्रंट से लीड किया और इंशाल्लाह आगे भी फ्रंट से लीड करेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। और आप वो जो पूरी ज़ाहिर है इस वक्त लीड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं उस टीम को, ज़ाहिर है जो चीज़ें उनके थ्रू दुनिया को पहुंचानी है तो वो ज़रूर शहबाज शरीफ साहब ने आज भी जो स्पीच की वो उसमें वो पूरी कौम की उन्होंने अक्कासी की और ये नवाज शरीफ साहब और उनकी मुशावरत होती है तो ज़ाहिर है जो इस वक्त लीडर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं और जो शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं उसमें ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की मुशावरत है, पूरी पार्टी की मुशावरत है और पूरी पार्टी शाना बिशाना पूरी हम सब पाकिस्तानी हैं। भट्टी साहब ने सब ने ये कह बैठे मेरे भाई, पाकिस्तान है तो सारा कुछ है, ये इज़्ज़त ये शोहरत ये वजारत उज़्मा ये पाकिस्तान की बदौलत है। बिल्कुल ठीक। तो अगर पाकिस्तान पर आंच आती है तो जो दुनिया के हालात हैं तो वो आपके सामने हैं। तो कामरान भाई इसमें कोई दो राह नहीं है। पाकिस्तान की जमात के हमारे जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब और वो ज़ाहिर है उनकी हिकमत अमली जो शहबाज शरीफ साहब के थ्रू है वो उनका पैगाम शहबाज शरीफ साहब के थ्रू कौम को जाता है। बिल्कुल ठीक है फैसल भाई, शहबाज शरीफ साहब के थ्रू लीडरशिप हमें नज़र आ रही है और नवाज शरीफ साहब जो है वो उनके पीछे पीछे हैं और उनकी मुशावरत से सारा काम चल रहा है। नहीं कामरान शाह साहब, आप मुझे बार बार घसीट रहे हैं कि मैं अपनी रिवायती सियासत करूं और नहीं, आप ना करें। बराक हूँ सियासत करने के लिए, लेकिन क्योंकि मुद्दा अभी पाकिस्तान है तो मैं सियासत करूंगा, ठोक बजा के करूंगा, गलतियां ही बताऊंगा, अच्छे कामों को परहेज भी करूंगा। लेकिन अभी मेरे ख्याल से टाइम है कि हम पॉइंट करें। और देखिए जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, मैं उनको ये क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि जो फ़ौज की प्लानिंग है सिपह सालार की, उसके साथ वो हर्डल्स नहीं बना रहे बल्कि उसको इंडोर्स करते चले जा रहे हैं और यही उनके लिए भी बेहतर है, मुल्क के लिए भी बेहतर है, मेरे आपके लिए भी बेहतर है। सही है। और जो आबिद शेर अली साहब या भट्टी साहब या आप जो यूनिटी दिखा रहे हैं, ये आज वक्त की ज़रूरत है कि हम पाकिस्तानी अपने सारे अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट सियासी मुखालफत छोड़कर
अब इस मुद्दे पे खड़े हो जाए, इस मुद्दे के बाद पूरी जिंदगी पड़ी सर सियासत। और फैसल भाई, आपको लगता है कि मुल्क में एक जो कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना इस वक्त की बड़ी ज़रूरत है, तमाम पार्टी से इकट्ठे होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन एक पार्टी समझती है कि उसको उसमें एलिनेट कर दिया गया या अलग कर दिया गया है, जो वजूहात भी हों, चाहे उनके जो भी मामलात हो, आप उसको किस तरह देखते हैं कि इस वक्त की ज़रूरत है कि सबको इकट्ठा कर लिया जाए, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है? आप समझते हैं कि नहीं, वो सेपरेट मामला है, बाकी सब मामला ठीक चल रहा है? कामरान शाह साहब देखें, ये तो मेरा ही प्रपोजल था तहरीक इंसाफ से भी पहले कि सबको एक जगह किया जाए, सारे लीडरान को एक जगह किया जाए। उसमें मैंने कहीं ये नहीं कहा कि आप किसी को केसेस से माफ़ी कर दें, किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप दे दें या हार पे ना दें। वो आइन और कानून के तहत मामला चल रहा है, चाहे वो 9 मई मैंने किया है, मुझे फांसी होनी है, मुझे आज़ादी मिलनी है, मुझे जेल होनी है, वो मेरा पाकिस्तान का मसला है, मेरे घर का मसला है, मेरी कोर्ट्स उसको डिसाइड करेंगी, आइन और कानून मौजूद है। लेकिन जब मेरे मुल्क को कोई बाहर वाला देखेगा तो हम सबको यूनाइटेड होना है। 25 करोड़ आदमियों की एंडोर्समेंट चाहिए, व्हाई नॉट? सबको इकट्ठा करें। ये स्टेट्समैन का काम है, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए आज इंपॉर्टेंट काम है, लीडरशिप का काम है, आउट ऑफ द बॉक्स आने का है, और ये पॉलिटिकल फैसला है, ये इंस्टीट्यूशनल फैसला नहीं है। आप फोन के जरिए बुला लें, आप वीडियो लिंक के जरिए बुला लें, आप किसी आदमी को भेज के उसको इंडोर्स करके बुला लें, यकजहती पैदा करें ताकि इंटरनेशनल वर्ल्ड को हम एक पूरा यूनिटी और इंपैक्ट और कंसेंसस के साथ हिट और हैमर करें और अपना मौका बयान करें। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को खिताब करना चाहिए कौम से। भट्टी साहब, इस मौके पे अभी आपने सुन लिया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के विजन को फॉलो कर रहे हैं। चीफ अगर कर दे तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। चीफ खिताब कर दे, चीफ कर दे तो बहुत ही मजा आ जाए। अच्छा, हाँ जी भट्टी साहब, वो कह रहे चीफ खिताब कर दे, मैं कहता प्राइम मिनिस्टर भी खिताब कर सकते हैं। चलो चीफ तो करें, तो वो तो फिर हिंदुस्तान में और एक नहीं कर दें, वो भी प्राइम मिनिस्टर तो कर दे, लेकिन चीफ जरा हमें बता सकेंगे ना सिक्योरिटी प्लान हर चीज ताकि हिंदुस्तान की मजीद हालात खराब हो। ये ओवरसीज कन्वेंशन में बताया था। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, ताकि वो मजीद बॉम्बिंग अपने ही सिविलियन में घबराहट में कर दे। बिल्कुल जी भट्टी साहब। चीफ साहब, अगर चीफ साहब ने एक और खिताब कर दिया तो मेरा ख्याल है कि फिर वो जो क्या कहते हैं भारतीय मीडिया तो फारिग ही हो जाएगा। ज़रूर करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को हर रोज़ सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। आज जिस तरह DGISPR ने वो सबूतों भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसी तरह सबूतों के साथ, इसी तरह तैयारी के साथ वज़ीर आज़म को बातचीत करनी चाहिए रोज़ाना। ठीक, रोज़ाना करनी चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल ठीक है जी। हिंदुस्तान के दिफाई तजियाकार पाकिस्तान और भारत के हमले के मुतालिक बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की उन्होंने, सुनवाएं ज़रा। लड़ाई का होना 0% है, बिल्कुल नामुमकिन है। उसका कारण ये है कि अगर लड़ाई किसी को करनी है तो हिंदुस्तान को करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये दहशतगर्दी हुई है तो हमें उसको रिटेलिएशन करना है। और हिंदुस्तान जो है इस समय उस हालात में नहीं है कि वो लड़ाई कर सके, और उस हालात में भी नहीं है। जैसे आपने जिक्र किया सर्जिकल स्ट्राइक जो थी दोनों बालाकोट की और जो 2016 की थी, वो लड़ाई नहीं थी, वो सिर्फ एक दिखावा था लड़ाई का। अब आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी तरफ से बिल्कुल साफ हो रहा है कि वो हाई अलर्ट पे है, उनकी फौजें आगे आ गई हैं, उनके एयर डिफेंस, एयर फोर्स के जो सारे सिस्टम्स हैं वो सब ऑपरेशनल अलर्ट है। कहने का मतलब ये है कि क्या सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान लड़ाई कर सकता है, तो उस पे जवाब है मेरा नहीं। क्यों ऐसा कहते हैं आप? इसके पीछे का कारण क्या है? हमारे पास असला अभी है नहीं, चीफ हमारे कह रहे हैं सामान नहीं है, रेगुलर सप्लाई नहीं होगी। तो साहब ये बातें तो फौज को समझ में आती है ना, उन्होंने प्रधानमंत्री को बताई होंगी। तो वो सवाल ये है कि वो बालाकोट क्या आप कर सकते हैं, आप वो भी नहीं कर सकते। वो एक ही बार होता है, दूसरी बार होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है हिंदुस्तान का। जो रैम्पेश मीडिया है या वॉर मॉन्गर मीडिया वो अपनी जगह पर, लेकिन ये जो परवेज साहब हैं जो फरमा रहे थे, डिफेंस एनालिस्ट हैं जो स्ट्रेटजी को समझते हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें बता रहे हैं कि हिंदुस्तान तैयार ही नहीं है, जबकि पाकिस्तान की तैयारी उन्होंने आपको बता दी। फैसल अपना आबिद भाई, योर टेक आगे आइंदा आप समझते हैं कि ये जो एक वाक़या हुआ है इससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर? कोई पाकिस्तान के सियासतदान जो डिवाइडेड हैं, डिसयूनाइटेड हैं, एक दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे हैं, किसी एक मुद्दे के ऊपर इकट्ठा हो सकते हैं, या आपको लगता है कि ये सिर्फ जंगी माहौल के अंदर हम यूनिटी दिखा सकते हैं? फैसल भाई भी यूनिटी दिखा रहे हैं, कोई और पार्टी भी यूनिटी दिखा रही होगी, भट्टी साहब भी दिखा रहे होंगे, लेकिन जैसे ये तलवार साइड पे होगी उसके बाद दोबारा हम दस्ते गिरबान होंगे, वो भी ऐसे होंगे
कि एक दूसरे के वजूद से इनकारी? देखें, पॉलिटिकल जो ओपिनियंस हैं वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। फैसल वाडा साहब का और हो सकता है, इरशाद भट्टी साहब का तो हमेशा ही अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, हमारा अपना है, वो इख्तलाफात अपनी जगह। जब पाकिस्तान की सालमियत की बात है, पाकिस्तान के जो तो हम सब एक हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर हम एक हैं। एक ब्रेक लूंगा इसी बात में, मैं कहता हूँ सबसे अच्छी बात ये है इस पे ही ब्रेक ली जाए कि उस कॉन्टेक्स्ट में हम सब एक है। एक ब्रेक लेता हूँ जी। अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान की आज की प्रेस टॉक DGISPR की ये इंडिकेट करती है, जो कि हिंदुस्तान के डिफेंस एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हिंदुस्तान और दुनिया की एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज़्यादा तैयार हैं, ख्वाह वो सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात हो, वो लिमिटेड वॉरफेयर की बात हो, कन्वेंशनल वॉरफेयर की। न्यूक्लियर का तो मैं भी जिक्र ही नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ जाकर तो वैसी बैलेंस ऑफ पावर यहाँ आ जाता है। और मैंने जैसे कल बताया था, हिंदुस्तान हैज़ गॉट मच मोर टू लूज। बड़ी इकॉनमी है, बड़ा मुल्क है, उनको जब तकलीफ या चोट लगेगी तो उनकी इकॉनमी और उनका भट्ठा ज़्यादा बैठेगा एज़ कम्पेयर टू अस और एनी अदर कंट्री। कल तक दीजिए इजाज़त।